नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द नर्सिंग ऑर्बिट में। आज हम अपना एक पीडियाट्रिक का एक टॉपिक कवर करेंगे जो है हाइपोथर्मिया। मेनली हमें जो ये हाइपोथर्मिया इसमें पढ़ना बच्चे का जो हाइपोथर्मिया होता है, जब न्यूबॉर्न बेबी पैदा होता है उस टाइम उसको सबसे ज़्यादा जो कंडीशन का डर रहता है वो होता है हाइपोथर्मिया। तो हाइपोथर्मिया क्या होता है आप सभी को पता होगा, जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो नॉर्मल टेम्परेचर था बॉडी का वो जब अपनी नॉर्मल रेंज से नीचे आ जाता है तो उसको बोलते हैं हाइपोथर्मिया। अब इसके लिए हमें सबसे पहले पता होनी चाहिए हमारी जो नॉर्मल रेंज क्या है। तो जो नॉर्मल रेंज होती है हमारी टेम्परेचर, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है एक न्यूबॉर्न का, वो होता है 36.5 टू 37.5 डिग्री सेल्सियस। ये हमारी क्या है, नॉर्मल रेंज है बॉडी टेम्परेचर की। अब हाइपोथर्मिया में क्या होगा, जो ये टेम्परेचर है जो इसकी रेंज है नॉर्मल, इससे नीचे आ जाएगा। अब इसको तीन टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है माइल्ड हाइपोथर्मिया, इसके बाद है मॉडरेट हाइपोथर्मिया और लास्ट है सीवियर हाइपोथर्मिया। अब इनमें क्या क्या टेम्परेचर होंगे। जो माइल्ड जो हाइपोथर्मिया होगा वो होगा हमारा 36 डिग्री सेल्सियस टू 36.4। जब भी हमारे टेम्परेचर रेंज 36 डिग्री सेल्सियस टू 36.4 डिग्री सेल्सियस होगा वो होगा हमारा माइल्ड, उसको कंसीडर करेंगे माइल्ड हाइपोथर्मिया। दूसरा है मॉडरेट, मॉडरेट होगा हमारा 32 डिग्री सेल्सियस टू 35.9 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 36 से नीचे और 32 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, वो होगा हमारा मॉडरेट हाइपोथर्मिया। अब लास्ट है सीवियर हाइपोथर्मिया। सीवियर हाइपोथर्मिया कब होगा, जब हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो किससे लो होगा, 32 डिग्री सेल्सियस। जब हमारा टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस से नीचे होगा उसको हम कंसिडर करेंगे सीवियर हाइपोथर्मिया। तो ये हो गए हाइपोथर्मिया के टाइप्स। अब अगर हमारे नॉर्मल कंडीशंस में भी अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर लो हो जाता है तो हमारी बॉडी उसको कैसे ओवरकम करती है, हमें वो देखना पहले। तो देखिए, जब सबसे पहले हमारी बॉडी का अगर टेम्परेचर कम होता है तो मेनली हाइपोथर्मिया अगर हमारी बॉडी में हुआ है तो सबसे पहले क्या होगा, हमारे जो थर्मो रिसेप्टर है वो क्या होंगे, एक्टिवेट होंगे। थर्मो रिसेप्टर क्या होंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे, स्टिमुलेट हो जाएंगे। वो किसको सिग्नल भेजेंगे, हमारे हाइपोथैलेमस को, क्योंकि जो हमारी बॉडी में जो हीट रेगुलेशन का काम होता है, टेम्परेचर रेगुलेशन का काम होता है, वो होता है हमारे हाइपोथैलेमस का, जो हमारे ब्रेन के पास पाया जाता है। अब जो हमारे थर्मो रिसेप्टर है उन्होंने हमारे जो हाइपोथैलेमस उसको स्टिमुलेट कर दिया। इसके बाद ये क्या करेगा, ये एक्टिवेट करेगा हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, एक्टिवेट एसएनएस। एसएनएस मीन्स सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करेगा। सिंपैथेटिक जब भी नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो मेनली हमारी जो मोस्टली एक्टिविटीज है जैसे हार्ट बीट हो गया उनको क्या कर देता है, बढ़ा देता है, स्वेटिंग बढ़ा जो, लेकिन जो जीआई है उसको, जो जीआई एक्टिविटी उसको बस कम कर देता है, और जो यूरिनरी एक्टिविटी उसको कम करता है। बाकी सारी जो भी फंक्शंस हैं उनको बढ़ा देता है। नर्वस सिस्टम के फंक्शन हो गए, कार्डियो के फंक्शन हो गए, लंग्स का फंक्शन हो उसको बढ़ा देता है हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो जब ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, कौन करेगा इसको, हमारा हाइपोथैलेमस। उसके बाद ये क्या करेगा, एड्रेनलिन प्रोडक्शन। हमारी जो एड्रिनल ग्लैंड होती है, जो हमारी किडनी के ऊपर दो छोटी छोटी ग्लैंड होती है, एड्रिनल ग्लैंड जिसको बोलते हैं, वो एक हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम होता है एड्रेनलिन, जो क्या करेगा हमारी बॉडी में जो एडिपोज टिश्यू है, ब्राउन एडिपोज टिश्यू, जो हमारी बॉडी में ब्राउन एडिपोज टिश्यू है वो क्या करेगा, उनका मेटाबॉलिज्म करेगा। इनका क्या करेगा, मेटाबॉलिज्म। हमारी बॉडी में जब भी मेटाबॉलिज्म होता है तो क्या होता है, हीट रिलीज होती है। जब भी हमारी बॉडी में या खाने का होगा या जो हमारे फैटी टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू, उनका मेटाबॉलिज्म होगा तो क्या होगा, हीट रिलीज होगी। और क्या होगा, हीट रिलीज, जिससे हमारा क्या होगा, जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो जाएगा, हीट रिलीज। तो ये हमारा जब भी नॉर्मली जब हमारा
जो टेम्परेचर वो कम हो जाता है तो हमारी बॉडी उसको कैसे ओवरकम करती है। हमारी थर्मोस रिसेप्टर एक्टिविटी हुई, हाइपोथैलेमस को सिग्नल गया, हाइपोथैलेमस ने जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उसको एक्टिवेट किया, फिर हमारा जो एड्रिनल जो हार्मोन है वो रिलीज हुआ हमारी एड्रिनल ग्लैंड से। उस वो अगर रिलीज होगा तो क्या होगा, ब्राउन एडिपोस जो टिश्यू जो फैटी टिश्यूज हमारी बॉडी में, उसका क्या होगा, मेटाबॉलिज्म होगा, जिसके कारण क्या होगी, हीट रिलीज होगी और हमारा जो टेम्परेचर हो नॉर्मल हो जाएगा। अब बात करेंगे हम इसके फैक्टर्स की, कौन कौन से फैक्टर्स है जो हमारे हाइपोथर्मिया को क्या करते हैं, लीड करते हैं। फैक्टर्स जो एक न्यूबॉर्न में कौन कौन से जो फैक्टर्स है जो हमारे हाइपोथर्मिया को लीड करते हैं। तो इसमें सबसे पहला है एरर इन वॉर्म चेन। एरर इन वॉर्म चेन जो सबसे क्या होता है, मोस्ट कॉमन कोज होता है हाइपोथर्मिया का एक न्यूबॉर्न में, मोस्ट कॉमन कोज। वॉर्म चेन क्या होती है, जब बच्चे की डिलीवरी होती है लेबर रूम में जहाँ पे उसकी डिलीवरी होती है, उसके बाद वहाँ से लेके जहाँ पर भी उसको शिफ्ट करना होता है, यानी कि कोई गायनी वार्ड में शिफ्ट करना या जिस भी बेड पे उसको शिफ्ट करना है ओटी से यानी लेबर रूम से, उस दौरान जो भी हमें उसके हीट लॉस को रोकने के लिए जो भी हम मेथड्स यूज करते हैं, जैसे उसको ब्लैंकेट प्रोवाइड कर दिया, जो वो पूरा प्रोसीजर होता है उसके हीट लॉस को रोकने के लिए, वो होती है हमारी वॉर्म चेन। तो हमें जो ये वॉर्म चेन होती है इसको मेंटेन करना रहता है। इसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे हम पहले से ये जो रूम है उसको टेम्परेचर इंक्रीज करके रखेंगे। ये नहीं है कि पहले ठंडा है उसके आने के बाद हम हीटर को चलाएं, वो मैं आगे बताऊंगा। दूसरा है प्रीटर्म बेबी। जो हमारे प्रीटर्म बेबी होती है यानी कि जो अपने वाइब्लिट जो उनका मैच्योरिटी पीरियड होता है, जो 36 वीक से पहले पैदा हो जाते हैं, उनमें भी क्या होता है, हाइपोथर्मिया खतरा ज्यादा रहता है। इसका रीजन क्या है, जो हमने पीछे पढ़ा था एडिपोस टिश्यू। जो हमारे प्रीटर्म बेबीज होते हैं उनमें जो एडिपोस टिश्यू है वो कम होते हैं, जिससे क्या होगा, बॉडी उसका मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाएगी और हीट रिलीज नहीं हो पाएगी और जो टेम्परेचर वो नॉर्मल नहीं कर पाएगी। तीसरा जो मैंने बताया है, जो एडिपोस टिश्यू है उनका कम होना, एडिपोस टिश्यू लेस देन नॉर्मल, जो मैंने बता दिया। नेक्स्ट है एरर इन थर्मोरेगुलेटरी सेंटर। थर्मोरेगुलेटरी सेंटर, थर्मोरेगुलेटरी सेंटर हमारे क्या था, हमारा हाइपोथैलेमस। अगर कोई भी कंजेनाइटल प्रॉब्लम, किसी भी कंजेनाइटल प्रॉब्लम की वजह से जो बच्चे का हाइपोथैलेमस है वो सही से काम नहीं कर पा रहा है, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, वो लीड करेगा हमारे हाइपोथर्मिया, क्योंकि जो टेम्परेचर उसको मेंटेन नहीं कर पाएगी बॉडी। और ये है हमारे फैक्टर की जो हमारी असेसमेंट करेंगे, हमें कैसे असेस करेंगे कि बच्चा जो है वो हाइपोथर्मिक है यानी कि उसका टेम्परेचर कम है। अब बात करें असेसमेंट, बच्चे कैसे करेंगे, क्या करेंगे। सबसे पहले जो फिजिकल है हम बाय हैंड टच करके देखेंगे, यानी कि कूल एंड क्लेमी स्किन। अगर हम बच्चे को टच करेंगे अपने हाथ से तो उसकी जो स्किन है वो कैसी लगेगी, कूल। उसकी ठंडी स्किन क्या लगेगी हमारे हैंड, अगर हाथ से टच करेंगे तो उसकी ठंडी स्किन फील होगी। नेक्स्ट कैसे असेस करेंगे, बाय थर्मोमीटर। जो हमारा जो थर्मोमीटर है, जो मरकरी वाला है या जो हमारा डिजिटल है, उससे क्या करेंगे। अब जो हमारा टेम्परेचर हम लेते हैं वो 3 मेथड से लेते हैं, ओरल, एक्सिलरी और तीसरा है रेक्टल। जो ओरल मेथड है वो हम मेनली जो इन्फेंट न्यूबॉर्न्स होते हैं, बच्चे होते हैं, उनमें क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। मोस्ट कन्वीनियंट होता है हमारा एक्सिलरी मेथड और मोस्ट रिलायबल होता है हमारा रेक्टल मेथड। अगर हम रेक्टल मेथड से हम टेम्परेचर लेंगे तो मोस्ट रिलायबल होता है, यानी कि मोस्ट एक्यूरेट होता है, क्योंकि वो कोर टेम्परेचर होता है। अब देखेंगे हम इसके साइन एंड सिम्टम्स कि क्या क्या साइन सिम्टम्स हमें दिखाई देंगे बच्चे में। सबसे पहला है वीक क्राई, यानी कि जो बच्चे की जो रोने की साउंड होगी वो क्या होगी, थोड़ा सा कम होगी एज ए नॉर्मल जो बेबी होता है उसके मुकाबले कम होगी। क्योंकि आपने खुद भी महसूस किया होगा जब ज़्यादा ठंडी में अगर हम होते हैं तो हमारी जो साउंड है
वो अच्छी तरह से खुल के नहीं निकल पाती। तो क्या होगा, सबसे पहला सिम्टम वीक कराई। दूसरा होगा लेस एनर्जेटिक, जो बच्चा होगा वो एनर्जेटिक नहीं होगा एज कंपेयर टू नॉर्मल बेबी। उसकी जो एनर्जी लेस होगी, उसकी जो मूवमेंट्स होगी वो थोड़ा सा स्लगिश मूवमेंट होगी। तीसरा होगा पुअर फीडिंग एंड स्किंग, जो बेबी है वो अच्छे से फीड नहीं कर पाएगा स्किंग में उतना, जो अगर वो जो ब्रेस्ट फीड में सकिंग के दौरान उतना एफर्ट नहीं लगा पाएगा जितना उसको लगाना चाहिए, जिसकी वजह से वो क्या होगा, अच्छी तरह से फीड नहीं कर पाएगा। एक और है एक्रोसाइनोसिस। एक्रोसाइनोसिस का मतलब होता है पेरिफेरल, और इसको हम दूसरा नाम है पेरिफेरल साइनोसिस, जिसमें क्या होता है जो लेग्स और हैंड्स, जो पेरिफेरल, जो हमारे बच्चे के हाथ और जो पैर है उनका कलर कैसा होता है, ब्लूइश डिस्कलरेशन होता है हमारे बच्चे के हाथों का और पैरों का। ये हमारे साइन सिम्टम्स। अब बात करते हैं हम मैनेजमेंट की। अगर कोई बच्चा हाइपोथर्मिक है तो उसका मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे। मैनेजमेंट सबसे पहली चीज, अगर सबसे पहला काम होता है हमारा जो डिलीवरी रूम होता है उसका, जो लेबर रूम होता है उसका टेम्परेचर मेंटेन करना। तो मेंटेन टेम्परेचर ऑफ लेबर रूम। अब ये टेम्परेचर कितना मेंटेन करेंगे, जो नॉर्मल लेबर रूम टेम्परेचर वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए हमारा 36 डिग्री सेल्सियस टू 28 डिग्री सेल्सियस, जो हमारा नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है, एडिक्वेट रूम टेम्परेचर का है, ये होगा हमारा लेबर रूम का टेम्परेचर। अब इसके बाद जब बच्चे की डिलीवरी हो गई है तो उसको जब क्या करेंगे, सबसे पहला काम उसको जल्दी से ड्राई करेंगे। बच्चे को क्या करेंगे, सुखाएंगे, क्योंकि बच्चा क्या उसके साथ म्यूकस भी होता है, थोड़ा सा ब्लड भी लगा होता है। तो सबसे करेंगे ड्राई द बेबी, यानी कि बेबी को क्या कर देंगे, जल्दी से ड्राई कर देंगे, टॉवल के साथ रब करके क्या कर देंगे, ड्राई। उसके बाद बच्चे को रिसीव करना है, रिसीव बेबी इन प्री वॉर्म ब्लैंकेट। हमें प्री वॉर्म ब्लैंकेट यानी कि जो एक कंबल लेंगे जो हम पहले से इसको गर्म रखेंगे। ये नहीं कि कंबल कहीं पे अलमारी में रखा और उसको निकाला और डायरेक्ट उसको बेबी, क्योंकि हमने खुद भी देखा होगा जब हम सर्दियों में कंबल लेते हैं तो स्टार्टिंग में जब हम उसको ओढ़ते हैं तो क्या लगता है, वो एक बार ठंडा लगता है। उसके बाद वो क्या करता है, फिर टेम्परेचर जो हमारा बॉडी टेम्परेचर उससे उसको लेके गर्म हो जाता है। तो जो बेबी के लिए हम ब्लैंकेट यूज करेंगे उसको हम पहले से गर्म करके रखेंगे हीटर के द्वारा। उसके अंदर हम क्या करेंगे, बेबी को रिसीव करेंगे। उसके बाद जो हमारा जो ब्लैंकेट है उसका क्या करेंगे, डबल रैप कर देंगे। बेबी को डबल रैप के अंदर लपेट लेंगे ब्लैंकेट के। लास्ट चौथा काम है जो वो है कंगारू मदर केयर, KMC, जो सबसे जरूरी होता है एक हाइपोथर्मिक बेबी में। कंगारू मदर केयर में क्या करते हैं, जो बच्चा होता है उसको मदर की जो ब्रेस्ट होते हैं उसके ऊपर रख देते हैं, जिसमें क्या होता है बच्चे का और मदर का स्किन टू स्किन कांटेक्ट होता है, जिससे जो हीट है, मदर की बॉडी की हीट है, वो बच्चे की बॉडी में ट्रांसफर होती है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसके लिए, एक हाइपोथर्मिक बेबी के लिए। अब इसमें जो हमारी मैंने बताया था वॉर्म चेन होती है, जिसमें क्या करते हैं हम, जो लेबर रूम है वहाँ से लेके बच्चे को हम जो गायनी वार्ड है या जहाँ पे भी उसको शिफ्ट करना है वहाँ तक लेके आने का जो पूरी चेन होती है उसको बोलते हैं वॉर्म चेन। अब उसकी जो वीकेस्ट जो पॉइंट होता है, जो हमारी वॉर्म चेन का वीकेस्ट जो पॉइंट होता है वो होता है ट्रांसपोर्ट यूनिट। ट्रांसपोर्ट यूनिट मीन्स हमने जो लेबर रूम है उसका टेम्परेचर मेंटेन कर लिया था, उसके बाद जहाँ पर उसको शिफ्ट करना हमने उस जो रूम है उसका टेम्परेचर भी क्या है, मेंटेन कर रखा है पहले से कि इतना टेम्परेचर होना चाहिए, ये मेंटेन कर लिया है। लेकिन जब हम बच्चे को वहाँ से लेके अगर स्ट्रेचर से या जो भी व्हीलचेयर वहाँ उससे अगर बच्चे को अगर हम लेके जाएंगे कहाँ पे, उस रूम तक, तो उसके दौरान हमें भी क्या करना है, हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करना। जो हमारी ट्रांसपोर्ट यूनिट होती है वो होती है हमारी वीकेस्ट चेन, वीकेस्ट पॉइंट ऑफ वॉर्म चेन। तो इस दौरान क्या करेंगे,
जो बच्चा है, जब बच्चे को शिफ्ट करेंगे तो उसको इसके कंगारू मदर केयर के साथ शिफ्ट करेंगे, जो हमारा KMC यानी कि बच्चे को जो मदर है उसकी चेस्ट के ऊपर रखेंगे और ब्लैंकेट से उसको रैप कर देंगे, दोनों को, मदर को और बेबी को, और उसके बाद उसको क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे हमारे वार्ड में। दूसरी चीज, अगर बच्चा थर्मोस्टेबल नहीं है, अगर बच्चा थर्मोस्टेबल नहीं है, अगर उसको सीवियर हाइपोथर्मिया के सिम्टम्स अगर लग रहे हैं या थर्मोस्टेबल नहीं है, तो उसको शिफ्ट नहीं करेंगे हम उसको। अगर जब तक वो थर्मोस्टेबल नहीं हो जाता है, उसका टेम्परेचर शिफ्ट करने के लायक नहीं हो जाता है, तब तक उसको लेबर रूम के अंदर ही रखेंगे और उसको जो भी हीटर या उसको हीट प्रोवाइड कराएंगे। यह है मैनेजमेंट जो हम हॉस्पिटल्स में मेनली यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं जब हमारा जो बेबी है वो वार्ड में आ चुका है या फिर घर पे जा चुका है, यानी कि जो हमारा बेबी है वो वार्ड में या फिर जो हमारे घर पे आ चुका है, उसके बाद उसको कैसे मेंटेन करेंगे। तो सबसे मेन जो मैंने बताया था KMC जो कंगारू मदर केयर है, वो उसको कंटिन्यू रखेंगे डेली जब तक वो थर्मोस्टेबल या फिर उसका वेट गेन, अगर परिटर्म बेबी है तो वेट गेन नहीं कर लेता है, तब तक उसको कंगारू मदर केयर दे। अब इसकी ड्यूरेशन क्या होती है कि कितनी बार हमें उसको कंगारू मदर केयर देनी है। तो जो मिनिमम जो केयर देनी होती है वो होती है 1 आवर मिनिमम, कम से कम 1 घंटा तो उसको मदर के जो चेस्ट उसके ऊपर रखना ही पड़ेगा अगर उसको अफेक्टिव कंगारू मदर केयर देनी। तो जो मॉडरेट में हम दे सकते हैं 3 घंटे, और अगर वो ज़्यादा ही हाइपोथर्मिक यानी सीवियर हाइपोथर्मिया तो उसमें हमें जो लॉन्ग पीरियड के लिए भी देनी होती है उसमें देंगे हम 12 आवर्स के लिए जो कंगारू मदर केयर है। मिनिमम 1 घंटा, मॉडरेटली अगर देखें तो 3 घंटे होने चाहिए, और अगर ज़्यादा हाइपोथर्मिक है या ज़्यादा उसको ज़रूरत है इसकी तो फिर हम 12 घंटे भी देंगे डेली। ये कब तक देंगे, जब तक बच्चा 2.5 किलो तक का वेट गेन नहीं कर लेता, तब तक उसको रेगुलरली क्या देंगे, कंगारू मदर केयर प्रोवाइड करेंगे। दूसरा, उसको ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू रखेंगे, और क्या करेंगे हम बच्चे को जो है प्रॉपर क्लोथिंग यानी कि उसको पूरी तरह से कपड़े पहनाए रखेंगे, ये नहीं कि बिना कपड़ों के बच्चे को लिटाया हुआ, प्रॉपर क्लोथिंग उसकी होनी चाहिए। एक और जो लास्ट चीज़ बच गई है वो है बात, कि बच्चे को बात कब देना है, यानी कि बच्चे को नहलाना कब है। जब भी अगर कोई कंडीशन लगती है कि बच्चे को हाइपोथर्मिक कंडीशन है तो उसके बाद को क्या करना, होल्ड करना है, और जो बेस्ट टाइम होता है बच्चे को बात के लिए, बेबी को बात देने के लिए, वो होता है आफ्टर 48 आवर्स, यानी कि 48 घंटे के बाद जो हम क्या है बच्चे को बात देंगे तो वो सबसे अच्छा रहता है। यानी कि बच्चे की डिलीवरी उसके 1-2 घंटे बाद उसको नहला दिया तो वो क्या करेगा, उसको हाइपोथर्मिक कंडीशन में ले जा सकता है। तो ये थी उसकी मैनेजमेंट। तो ये हमारा तो हाइपोथर्मिक का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ होगा। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे जो आने वाली वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।